तो आज के हमारी इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं तो इस सीरीज़ से जुड़ जाएँ, ताकि आप अपना अपकमिंग एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन श्योर कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, causative एजेंट ऑफ फाइलेरियासिस इज, मीन्स फाइलेरियासिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए वुचेरिया बेनक्राफ्टी, ऑप्शन नंबर बी बोर्डिटेला, सी प्लाज्मोडियम एंड डी साल्मोनेला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए वुचेरिया बेनक्राफ्टी। जो फाइलेरियासिस होता है उसका पॉजिटिव एजेंट होता है वुचेरिया बेनक्राफ्टी। अब फाइलेरियासिस की बात करें तो इसका अदर नेम भी है, ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। फ्रेंड्स, ये एलिफेंटियासिस वही है जिसे हिंदी में हाथी पाँव बोला जाता है। सो इट इज़ अ पैरासाइटिक डिसीज़, एक पैरासाइटिक डिसीज़ है और ये वुचेरिया बेनक्राफ्टी नामक पैरासाइट से होती है। ये मेनली क्या अफेक्ट करती है, मेनली अफेक्ट्स लिम्फ नोड एंड लिम्फ वेजल्स। तो ये मेनली लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स को अफेक्ट करती है। अब अगर बात करें वुचेरिया बेनक्राफ्टी के वेक्टर की, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में अराइज होते हैं, तो इसका वेक्टर होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि जो वुचेरिया बेनक्राफ्टी है उसका जो वेक्टर है वो क्या है। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर ऑफ फाइलेरियासिस या फिर वुचेरिया बेनक्राफ्टी। अब बात करें फाइलेरियासिस की, तो फाइलेरियासिस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो होता है ट्रांसमिटेड और इन्फेक्टेड। ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो से मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो फाइलेरियासिस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 8 to 16 मंथ्स, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यही इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर इज, मीन्स पेल्विक फ्लोर की मोस्ट इम्पोर्टेंट मसल कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है लेवेटर एनाई, ऑप्शन नंबर बी है इस्चियो कैवर्नोसस, ऑप्शन नंबर सी बल्बो कैवर्नोसस, डी प्यूबोकोक्सिजियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए लेवेटर एनाई। लेवेटर एनाई इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट मसल ऑफ पेल्विक फ्लोर और मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सपोर्ट ऑफ यूटेरस को सपोर्ट करती है, दैट इज़ द लेवेटर एनाई मसल। अब अगर बात करें कि इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, तो इसका हम एक स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं कि किस टाइप से ये मसल्स अरेंज्ड होती है। तो जैसे कि ये हम बना रहे हैं यूट्रस का स्ट्रक्चर। अब बात करें कि लेवेटर एनाई मसल्स कहाँ पर होती है, तो लेवेटर एनाई मसल्स कुछ इस तरह से अरेंज होती है और ये होती है लेवेटर एनाई मसल्स। अब बात करें लेवेटर एनाई, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मसल्स होती है, बनी किस चीज़ से होती है, ये किन मसल्स से मिलकर बनी होती है, तो ये बनी होती है प्यूबोकोक्सिजियल एंड इलियोकोक्सिजियल। सो प्यूबोकोक्सिजियल एंड इलियोकोक्सिजियल से मिलकर लेवेटर एनाई मसल बनी हुई होती है, जो कि
नेक ऑफ द यूटेरस एंड सर्विक्स पर स्थित होती है और यही मोस्ट कॉमन या मोस्ट सपोर्टर मसल्स ऑफ द यूट्रस होती है। अब अदर अगर मसल्स की हम बात करें तो इसके ठीक नीचे होती है, ये होता है डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल्स। डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल्स होती है जो कि ठीक नीचे होती है लेवेटर एनाई के। वहीं अगर बात करें अदर मसल्स की तो इसके ठीक नीचे स्थित होता है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल्स। इसके ठीक नीचे होता है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल्स जो कि इसके ठीक नीचे होता है। उसके ऊपर क्या होता है डीप ट्रांसवर्स जो कि ये वाला है और उसके ठीक ऊपर होता है लेवेटर एनाई मसल। जो लेवेटर एनाई होती है वो प्यूबोकोक्सिजियल एंड इलियोकोक्सिजियल से मिलकर बनी हुई होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ए सही होगा, लेवेटर एनाई मसल्स। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड एज। मीन्स जो स्पाइन होती है उसका लेटरल कर्वेचर क्या कहलाता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए काइपोसिस, बी लॉर्डोसिस, सी स्कोलियोसिस एंड डी पेक्टस एक्सक्वेटम। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी स्कोलियोसिस। जो लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन होता है वो स्कोलियोसिस कहलाता है और लेटरल कर्वेचर का मीन्स होता है कुछ इस टाइप से कर्वेचर, जैसे कि स्कोलियोसिस से हम ट्री के याद रख सकते हैं। स्कोलियोसिस में एस आता है और एस शेप द स्पाइन किस में दिखाई देती है स्कोलियोसिस में, जो कि लेटरल कर्वेचर होता है। वहीं अगर अदर हम ऑप्शंस की बात करें तो जो काइपोसिस होता है, काइपोसिस मीन्स होता है आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, जिसे कि कुबर निकलना भी बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए, आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन दैट इज द काइपोसिस। एंड इसके बाद अगर बात करें सेकेंड ऑप्शन जो कि है लॉर्डोसिस, तो लॉर्डोसिस में होता है इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। तो ये थे हमारे इस क्वेश्चन और इसके सारे ऑप्शंस के डिस्कशन के बारे में। तो जो स्कोलियोसिस होता है उसमें एस शेप्ड स्पाइन दिखाई देती है, एस से स्पाइन और एस से स्कोलियोसिस और एस से ही स्पाइन का शेप, तो लेटरल शेप में स्कोलियोसिस होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गोनियोमीटर इज यूज्ड टू एसेस। मीन्स जो गोनियोमीटर होता है वो एसेस करने के लिए यूज़ होता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऑडिटरी फैकल्टी, ऑप्शन नंबर बी मसल्स स्ट्रेंथ, सी रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स एंड डी विजुअल एक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सो जो गोनियोमीटर होता है वो रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स के लिए यूज़ होता है। जॉइंट्स के जो रेंज ऑफ मोशन होता है उसे चेक करने के लिए गोनियोमेट्री की जाती है। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ओकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग विटामिन। मीन्स जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, मीन्स कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1, बी फोलिक एसिड जिसे B9 कहा जाता है, सी नियासिन जिसे B3 कहा जाता है एंड डी विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर जो ए है B1 उसे थायमिन कहा जाता है। तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी फोलिक एसिड। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी इज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑक्योर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लिए फोलिक एसिड बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उसकी डेफिशिएंसी। अब बात करें हम फोलिक एसिड के बारे में, तो फोलिक एसिड जो होता है B9, विटामिन B9 कहा जाता है इसे, और ये क्या करता है हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन बोन मैरो। तो फोलिक एसिड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में मदद करता है बोन मैरो में। और सोर्सेज की बात करें तो रिचेस्ट सोर्स की अगर बात करें तो स्पिनाच,
जो कि है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो कि रिचेस्ट सोर्स होता है। अगर इसके अदर सोर्सेस की बात करें तो अदर सोर्सेस में इसका होता है लीवर, मीट, एग एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अदर सोर्सेस की बात करें तो मीट, लीवर, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। और मेन सोर्स की बात करें तो स्पिनाच इस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, जिसमें स्पिनाच होता है जो कि पालक कहा जाता है। अब अगर बात करें कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से और क्या क्या होता है, तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से एक तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एक होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसे स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है स्पाइना बाइफिडा। और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है स्पाइना बाइफिडा। वहीं अगर बात करें कि विटामिन B9 की कमी से और क्या होता है, तो GI डिस्टर्बेंस होता है, जिसमें कि डायरिया, फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस क्या है फ्रेंड, तो फ्लैटुलेंस जो है वो है गैस फॉर्मेशन। सो विटामिन B9 या फोलिक एसिड की कमी से एक तो GI डिस्टर्बेंस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड फ्लैटुलेंस एंड डायरिया। फ्लैटुलेंस इज अ गैस फॉर्मेशन होता है। तो ये सभी चीज़ें विटामिन B9 की कमी से होती है। वहीं अगर बात करें हम विटामिन B9 के RDA की, RDA क्या होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस विच इज़ गिवन बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा दिया गया है। तो इसके अनुसार जो एक दिन में जो एक एडल्ट मैन एंड वुमेन को लिया जाता है वो होता है 200 माइक्रोग्राम पर डे लिया जाता है फोलिक एसिड, एडल्ट मेल एंड वुमेन को 200 mg पर डे। वहीं अगर बात करें प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग की, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा चाहिए, नहीं तो फिर डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या स्पाइना बाइफिडा होने के चांसेस होते हैं। तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में इसकी ज़्यादा मात्रा ली जाती है, वो होती है 500 माइक्रोग्राम पर डे। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात अगर करें विटामिन B1 की, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, तो इस विटामिन B1 की जो कमी से होता है वो होता है बेरीबेरी। और विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन। अब बेरीबेरी दो प्रकार का होता है, वेट बेरीबेरी एंड ड्राई बेरीबेरी। ड्राई बेरीबेरी में पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है, पेरिफेरल न्यूरॉन्स अफेक्ट होते हैं। वहीं वेट बेरीबेरी में पूरा कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होता है। अब अगर बात करें हम, हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में नियासिन दिया हुआ है। नियासिन इज विटामिन B3। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होता है पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा एक बहुत ही घातक बीमारी है। इसमें 3D सिम्टम्स दिखाई देते हैं। 3D सिम्टम्स इज अ डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस एंड वेरी सीवियर कंडीशन में डेथ भी इसमें दिखाई देता है। सो 3D या 4D सिम्टम्स पेलेग्रा में दिखाई देते हैं। वहीं अगर बात करें, हमारा एक बच गया विटामिन B2। सो विटामिन B2 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से चिलोसिस और ग्लोसाइटिस दिखाई देता है। अब चिलोसिस एंड ग्लोसाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ टंग एंड चिलोसिस जो एंगुलर कटिंग ऑफ द माउथ होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सजाइटल सूचर इज लाई बिटवीन, मीन्स सजाइटल सूचर किन के बीच पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रंटल बोन्स, बी पेराइटल बोन्स, सी टेम्पोरल बोन्स एंड पेराइटल बोन्स एंड डी पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन्स। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा हमारा 2 पेराइटल बोन्स। सही आंसर है बिटवीन पेराइटल बोन्स द सेजाइटल सूचर इज सिचुएटेड।
इज सिचुएटेड। सो अब अगर बात करें कि हम सूचर्स की, तो हम यहाँ पर फीटल स्कल बना कर देख लेते हैं और उसमें मार्किंग करते हैं कि कौन सा होता है सजाइटल और ये सारे सूचर्स। सो ये अगर हम बात करें तो इस टाइप से हमने कुछ फीटल स्कल बनाया है। इसमें अगर हम बात करें सो ये होती है पैराइटल बोन्स, दैट इज़ द फ्रंटल बोन्स, ये दोनों फ्रंटल बोन्स हैं। ये अगर बात करें टेम्पोरल बोन्स, और ये लास्ट में बात करें ऑक्सीपिटल बोन्स। सो अब अगर हम बात करें एक एक सूचर्स की, तो हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया है सजाइटल सूचर। तो सजाइटल सूचर ये वाला सूचर होता है जो कि बिटवीन टू पैराइटल बोन्स होता है। अब अगर बात करें हम फ्रंटल एंड फ्रंटल के बीच में कौन सा होता है, तो फ्रंटल एंड फ्रंटल के जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज़ द फ्रंटल सूचर। अब बात करें हम टेम्पोरल एंड पैराइटल के बीच में, सो टेम्पोरल एंड पैराइटल के बीच में होता है स्क्वाइमस सूचर। अब बात करें पीछे जो होता है लैम्डॉइड सूचर, लैम्डॉइड सूचर पाया जाता है, लैम्डॉइड सूचर जो होता है वो पाया जाता है पैराइटल, इसको बोलते हैं लैम्डॉइड, जो कि पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में पाया जाता है। पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में लैम्डॉइड सूचर पाया जाता है। सो ये थे हमारे 5 सूचर्स, 1 2 3 4, एंड एक सूचर और बच गया जो हमारा, वो होता है हमारा कोरोनल सूचर, दैट इज़ द कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर ये होता है फ्रंटल प्लस पैराइटल। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है इसे आप इसी तरह से मार्किंग करके रखिए, ताकि इस क्वेश्चन से आपका कोई भी आंसर जो हो वो गलत ना जा पाए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए सूचर्स के अकॉर्डिंग, कि सूचर्स से कोई भी क्वेश्चन आ जाए गलत ना हो। तो ऐसे ही मार्किंग करके रखिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिए इसे। अब अगर बात करें सूचर्स एंड, एक यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है फोंटानेल्स। सो फोंटानेल्स की बात करें तो ये हमने देखी थी ऑक्सीपिटल बोन्स के यहाँ। सो एक हमारा जो सूचर होता है वो इधर होता है, और एक अगर सूचर की बात करें वो यहाँ होता है, दैट इज़ द फ्रंटल सूचर। सो फोंटानेल दैट इज़ द फ्रंटल या फिर एंटीरियर फोंटानेल, सॉरी हम एक बार फिर से बना लेते हैं। सो कलर चेंज करके हम बनाते हैं फीटल स्कल, एक यहाँ पर होता है और एक हमारा यहाँ पर होता है, दैट इज़ द ट्रायंगुलर शेप, डायमंड शेप। अब जो पीछे वाला होता है दैट इज़ द पोस्टेरियर फोंटानेल, एंड जो आगे वाला होता है एंटीरियर। अब एंटीरियर को बोला जाता है ब्रैगमा एंड पोस्टीरियर को बोला जाता है लैम्डा। तो जो ब्रैगमा होता है, ब्रैगमा जो होता है एंटीरियर फोंटानेल, ये कब क्लोज होता है, तो एंटीरियर फोंटानेल क्लोज होता है 18 मंथ पर या फिर 1.5 साल में। तो पोस्टीरियर की अगर बात करें, पोस्टीरियर फोंटानेल क्लोज होता है 1.5 महीने में। सो एंटीरियर 1.5 साल में, पोस्टीरियर 1.5 मंथ में। वही अगर बात करें, इसको अगर ट्रिक से याद करें तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो पोस्टीरियर P4 पोस्टीरियर, P4 पीछे और P से ही बाद में। P4 पोस्टीरियर जो पीछे होता है वो जल्दी बंद होता है, और जो आगे होता है वो बाद में बंद होता है। आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन है द बोन डिफॉर्मिटी पिजन चेस्ट, हैरिसन्स सल्कस एंड आर द सिम्टम्स ऑफ, मीन्स जो बोन डिफॉर्मिटी होती है, पिजन चेस्ट होते हैं, हैरिसन्स सल्कस होते हैं, ये किस चीज़ के या किस डिसीज़ के सिम्टम्स हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी पेप्टिक अल्सर।
एंड जो डी है वो है एम आई, एंड डी है एम आई। ठीक है, तो अब अगर बात करें कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स। सो रिकेट्स में बोन डिफॉर्मिटी, पिजन चेस्ट एंड हैरिसन सल्कस दिखाई देते हैं। अब बात करें रिकेट्स क्यों होता है, तो रिकेट्स इज अ डिसीज ऑफ बोन एंड इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। सो अब अगर बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी जो कि यहाँ पर आया है इस क्वेश्चन में, तो इसकी बात करें विटामिन डी से रिकेट्स, ऑस्टियोमालेशिया, ये बीमारियाँ या डिसीजेस होती हैं। विटामिन डी के नेम्स की बात करें तो विटामिन डी के नेम होते हैं, वैसे तो विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल, जो विटामिन D2 के नाम से जाना जाता है कैल्सीफेरोल। आपसे कभी कभी विटामिन D2 भी पूछा जा सकता है कैल्सीफेरोल। और विटामिन D3 होता है, जो विटामिन डी दो प्रकार का होता है, विटामिन D2 एंड D3। सो जो D2 होता है कैल्सीफेरोल, D3 होता है कोली कैल्सीफेरोल। सो अब अगर बात करें कि हमें इसके सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से मिलता है, तो वैसे तो सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, और ये इनएक्टिव फॉर्म में हम बोल सकते हैं होता है। लेकिन अगर इसके एक्टिव फॉर्म की बात करें, एक सोर्स और इसका होता है जो कि होता है फिश लीवर ऑयल, फिश ऑयल या फिश लीवर ऑयल होता है, जिससे और सनलाइट से मिलता है। ये इनएक्टिव फॉर्म्स में होते हैं। अगर एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी की बात करें तो ये होता है कैल्सीट्रायोल। वे एक्टिव कहाँ पर होता है, तो ये होता है एक्टिव किडनी में होता है, और पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन की उपस्थिति में ये किडनी में होता है। वहीं इसका नाम होता है 125 डिहाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफेरोल, दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, एंड पीटीएच हार्मोन इसे उत्तेजित करता है या ट्रिगर करता है इसे एक्टिव होने में। और इसका एक और नेम होता है जो कि कैल्सीट्रायोल होता है, ये किडनी में जाकर होता है। और यही विटामिन डी किडनी से एंड अदर जैसे कि हमारी जीआई से या गट से कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे अगर बात करें इसके ऑप्शंस की, तो जैसे स्कर्वी हो गया, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और जो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का और दांतों का एक रोग है। पेप्टिक अल्सर, HCl की अधिकता के कारण पेप्टिक अल्सर होता है। वहीं अगर फोर्थ ऑप्शन जो है एम आई इज़ अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो कि हार्ट की डिसीज है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज, मीन्स टिश्यू की स्टडी को क्या कहा जाता है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर है पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हिस्टोलॉजी, सी साइटोलॉजी एंड डी माइकोलॉजी। सो जो टिश्यू की स्टडी होती है इसे ऑप्शन नंबर बी हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी इज अ डिसीज ऑफ, हिस्टो वर्ड टिश्यू के लिए यूज़ किया जाता है और लॉजी मीन्स स्टडी। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर बात करें अदर ऑप्शंस की, जैसे पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी क्या होती है, जैसे लॉजी का मीन्स तो स्टडी होता है और पैथ का मीन्स क्या होता है, तो पैथोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ डिसीज एंड इट्स कॉजेस, और उसके इफेक्ट, जो स्पेसिफिक इफेक्ट होते हैं ऑन द फ्लूइड एंड टिश्यू पर, ऑन द फ्लूइड एंड टिश्यूज। सो इनकी स्टडी की जाती है। स्टडी ऑफ डिसीज एंड इट्स कॉजेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फ्लूइड एंड टिश्यू। सो ये होती है हिस्टोलॉजी। अब अगर बात करें, ये होती है पैथोलॉजी। एंड हिस्टोलॉजी तो हमारा होगा स्टडी ऑफ टिश्यू, दैट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सेल। सो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटो मीन्स सेल होता है, स्टडी मीन्स लॉजी होता है। बात करें लास्ट वाले ऑप्शन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, तो ये जो होता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फंगाई।
सो फंगाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिए, पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिसीज एंड इट्स कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट ऑन द इट्स स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द टिश्यूज एंड और फ्लूइड। वहीं बात करें हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ टिश्यूज। वहीं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सेल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट बी केप्ट इन फ्रीजर। मीन्स इनमें से कौन सी वैक्सीन को फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पोलियो, बी डीपीटी, सी मीजल्स एंड डी एमएमआर। डीपीटी की अगर बात करें तो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, इसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस। एमएमआर की बात करें तो मम्स, मीजल्स एंड रूबेला, इसका फुल फॉर्म होता है। सो इनमें से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसे कि फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए, मीन्स जो कि फ्रीज सेंसिटिव है। तो वो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, वो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस इज अ हीट रेसिस्टेंट, मोस्ट हीट रेसिस्टेंट एंड मोस्ट हीट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होती है। तो अगर बात करें हीट, मोस्ट हीट रेसिस्टेंट की, जो कि हीट के प्रति रेसिस्टेंस दिखाती है, हीट में उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसमें है टीटी फर्स्ट पर, टीडी सेकेंड, हेपेटाइटिस बी एंड लास्ट में होती है हीव। ये सभी हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन है, जिसमें कि फर्स्ट पर टीटी होता है, टिटेनस टॉक्सोइड, सेकेंड पर होता है टिटेनस एंड डिप्थीरिया, थर्ड पर हेपेटाइटिस बी एंड फोर्थ पर हीव होता है। तो इनमें से ही हमारी है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, जिसमें टिटेनस आ रहा है, इसलिए ये फ्रीज सेंसिटिव होगी एंड हीट रेसिस्टेंट होगी। अब बात करें पोलियो की, पोलियो ओपीवी और आईपीवी के फॉर्म में होती है, इज इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इसका टेम्परेचर, जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो होता है -15 टू -25 डिग्री सेल्सियस होता है। मोस्ट हीट सेंसिटिव एंड मोस्ट फ्रीज रेसिस्टेंस डिसीज होती है, वैक्सीन होती है ओपीवी। वहीं अगर बात करें वैक्सीन्स विच इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू लाइट, मोस्ट लाइट सेंसिटिव वैक्सीन्स कौन सी होती है, तो इसमें होता है फर्स्ट बीसीजी एंड सेकेंड होता है मीजल्स। सो बीसीजी और मीजल्स की वैक्सीन्स को स्पेशल वायल्स में रखा जाता है, जो कि डार्क ग्लास वायल्स होती है। इनकी वायल्स जो कि डार्क ग्लास वायल्स होती है, न ही ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। सो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। वहीं अगर आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बताएं, किस सब्जेक्ट पर चाहिए वो भी बताएं। तो हमारी इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं तो सीरीज़ से जुड़ जाएं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।